सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। क्या बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई राजनीतिक लाभ के लिए की गई है? क्या सलमान रश्दी पे हमला नफरत की संस्कृति का नतीजा है? और फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन के किस तरह के सेटबैक्स होंगे? पिछले कुछ दिनों में आपने हमें ऐसे ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम ऐसे ही सवालों की चर्चा करेंगे, आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा, बहुत हमारे पास डाइवर्स रेंज है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, और खेल कूद से भी जुड़े सवाल है सब्जेक्ट्स की। हाँ बिल्कुल शेखर, तो सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो गौरव अग्रवाल का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। इस बार भी हमें मेंबर्स के कई सवाल आए हैं। वो पूछ रहे हैं कि बिल्किस बानो केस में हत्यारों या इन रेपिस्ट की रिहाई कई स्तरों पर परेशान करने वाली है। क्या राज्य सरकार ने वास्तव में सोचा कि इस तरह के फैसले से उसे राजनीतिक रूप से फायदा होगा? और क्या एक्चुअल में ऐसे लोग हैं जो इस तरह के अपराध के दोषियों की रिहाई को मंजूरी दे सकते हैं या इसका जश्न मना सकते हैं सिर्फ इसलिए कि पीड़ित एक अलग समुदाय से हैं? थोड़ा लंबा सवाल है। वो ये भी पूछ रहे, वो ये भी बोल रहे हैं कि उम्मीद है कि ये कदम उल्टा पड़ेगा और लोग सरकार के इस फैसले से काफी निराश होंगे और इसे राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। क्या आपके हिसाब से केंद्र सरकार इस मामले पर टिप्पणी करने और इसकी निंदा करेगी? देखिए, आपने बहुत सवाल पूछे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना को सब जवाब दे पाऊं। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि क्या ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुश हों या इस बात को जश्न मनाएं। जी। अब वो तो सवाल का जवाब तो वो तस्वीरें हैं कि ऐसे लोग हैं जो ऐसी बात का जश्न मना रहे हैं। दूसरी बात ये है कि क्योंकि वो इसीलिए जश्न मना रहे हैं क्योंकि जो आपके जो विक्टिम है वो एक संप्रदाय से है, एक समुदाय से है। वो भी सच्चाई है, क्योंकि जब इन बातों का जश्न तभी मनाया जाएगा क्योंकि वहाँ पे दंगे भी इसी बात पे हुए थे कि दो समुदाय अलग थे। तो ये बातें तो एक तरह से मैं कहूँगा फिलोसॉफिकल बातें हैं जी। एक बात है कानून की। तो अगर राज्य सरकार ने फैसला किया, उन्होंने ये कहा कि देखिए ये 2008 में इनकी कन्विक्शन हुई थी, तो उस समय जो रूल रेगुलेशन कानून अप्लाई करते थे वो 1992 के थे, जिसमें कोई बलात्कारी को, गैंग रेपिस्ट को, गैंग रेप और साथ में खून भी जिसने किया उसको 14 साल में छोड़ने में कोई मनाही नहीं थी। ये जो बाद में रूल बनाया और कानून बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया और उसके बाद भारत सरकार ने उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन निकाली, 2014 का है। उसमें यह है कि जो गैंग रेपिस्ट हो या गैंग रेप और मर्डर हो या रेप और मर्डर हो, उसको आप नहीं छोड़ सकते जी। पूरी जिंदगी खत्म होने से, पूरी जिंदगी तक उसकी सेंटेंस खत्म होने तक, सज़ा खत्म होने तक नहीं रोक सकते, क्योंकि जो आजीवन कारावास होता है, आजीवन कारावास का मतलब आजीवन ही होता है जब तक पूरा जीवन ना पास हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि 14 साल के बाद सरकारों को एक हक होता है कि अगर कोई कॉन्विक्ट अपने आप उनके पास अपील लेके आए कि भाई मैं तो शरीफ आदमी बन गया हूँ, अभी जेल को तो आप सुधार गृह कहते हैं, मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं अब सुधर गया हूँ, तो वो एक सरकार उसके ऊपर एक कॉल ले सकती है। लेकिन अगर वो इन केसेस में हो, और ख़ास करके जिस केस को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया हो, उसमें नहीं ले सकती। लेकिन ये कानून 2014 में बना है और इन लोगों की कन्विक्शन 2008 में हुई थी, तो अभी भी इनके ऊपर सरकार ने 1992 वाली जो लॉ थी या जो नोटिफिकेशन थी वो अप्लाई करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 1992 वाली आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक होता है लॉ अप्लाई करना और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में कहा हुआ है कि अब सोच के देखिए कि इसका समाज पे बुरा असर तो नहीं होगा। अब देखिए लोग छुट के फिर उसी गाँव में चले गए जहाँ पे जिस महिला का बलात्कार किया था, वो तो अभी 40 साल की भी नहीं हुई, जब 19 साल की थी जब बलात्कार हुआ, करीब 40-41 की मेरे ख्याल हुई होगी अभी। उनके और बच्चे भी हैं, तो वहीं घूमेंगे। और जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसी सेलिब्रेशन हुई जेल के बाहर, वहाँ भी शुरू होंगी, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी।
डर भी लगेगा। तो ये सब बातें सोचनी चाहिए थी इनको छोड़ने से पहले। जी, अगला जो सवाल आ रहा है और वो दूसरा उन्होंने पूछा राजनीति। जी तो जी देखिए, ये राजनीति का सवाल तो है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ वोटर के पास है, हमारे पास तो किसी के पास नहीं है। लेकिन ये सच है कि इस साल में गुजरात में चुनाव होने वाला है जी और ध्रुवीकरण अगर होता है हिंदू मुसलमान के बेसिस पे तो बीजेपी को सूट करता है और गुजरात में खास करके सूट करता आया है। तो इससे एक और चिंगारी उस ध्रुवीकरण में लग सकती है। तो इसमें किसी बात का कोई सबूत नहीं होता कि मैं बोलूँ हाँ मुझे पक्का यकीन है कि इसीलिए किया, ऐसे नहीं कहूँगा। लेकिन ये एक संभावना है जिसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। जो अगला सवाल आ रहा है वो शोभित कौल का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी कल्चर की धार्मिक कट्टरता पर आपके क्या विचार हैं। वो आपके विचार इस बात पर जानना चाहते हैं कि सलमान रश्दी पे हमला किसी युवक का नहीं बल्कि झूठे उपदेशों द्वारा प्रचारित नफरत की संस्कृति का है। देखिए, मैं कोई बात ऐसी कहने में शर्माता नहीं हूँ और ना मैं कोई ज़रूरत से ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट भी होता हूँ कि ये एक जो धर्म की आइडियोलॉजी है कि आपने जिसको ब्लास्फेमी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसे हालांकि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन शायद इसलिए भी नहीं है कि हिंदी की दुनिया में ये ब्लास्फेमी का कोई मतलब नहीं है। तो ईश निंदा कहते हैं। ईश निंदा, आपने भगवान की बुराई करी, आप तो भगवान की बुराई तो दिन रात करते हैं। अरे यार कमाल है, हमारी टीम को हरा दिया, भगवान किस नाम के हो, है ना, ऐसे करते हैं। कितनी फिल्मों में देखो, भगवान मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ, तो मेरे साथ बिल्कुल न्याय नहीं कर रहा। तो ये ईश निंदा उसकी ठीक ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन ये इस्लाम में ब्लास्फेमी की कॉन्सेप्ट है जी कि आपने कुरान शरीफ को या अल्लाह को या प्रॉफिट को, पैगंबर को कुछ गलत कह दिया तो उसके लिए सज़ा हो सकती है। अच्छा, सज़ा जो 295A टाइप है, चलिए वो आप केस कर दीजिए, लेकिन इसमें फिर ये है कि सिर ही काटा हो। और ये सज़ा देने वाले वो होते हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, और काफ़ी तो ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल ही काला अक्षर भैंस बराबर होता है। अब आप देखिए, पाकिस्तान में जो गवर्नर थे पंजाब के, सलमान तासीर, जो आतिश तासीर लेखक के उनके पिता, उन्हीं के गार्ड ने इसलिए हत्या कर दी, मुमताज़ कादरी ने, क्योंकि उन्होंने मदद करी थी आसिया बीवी की, जो एक क्रिश्चियन महिला थी, जिनको ब्लास्फेमी, जिसको हम ईश निंदा कह सकते हैं, उसमें गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उनको बाद में छोड़ दिया गया, वो कनाडा वगैरह पहुंच गई जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पड़ा। तो ये जो एक बात है कि आप जाइए और इसका बदला ले लीजिए और इसकी सज़ा यही है, और वो सज़ा हमारी वो है जो देश के संविधान में या कानून की किताब में लिखी हो ना लिखी हो। मैं नहीं मानता कि कोई पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान इस बात को सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी जो मॉब के लेवल पे है, जो आम जो फैलता है, उसमें कोई ना कोई सिरफरा और एक काफ़ी सिरफरे होते हैं। और ऐसी में एक ने जाके सलमान रश्दी को चाकू से मारा, बच गए, वो शुक्र है। बल्कि उसके आज जो स्टेटमेंट भी आए हैं अमेरिका से, उसने कहा है कि पहली बात तो ये कि वो बड़ा गंदा आदमी है सलमान रुश्दी। किताब नहीं पढ़ी, सलमान रुश्दी की किताब तो मुझे समझ नहीं आती, जिसको मैजिक रियलिज्म बोलते हैं। मैं मतलब उल्टा भी खड़ा हो जाऊं तब भी समझ नहीं आती। वो सीधी बात को भी जलेबी और उसमें इमरती पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है। आप देखिए मैजिक रियलिज्म, आप जीनियस होंगे अगर आपको समझ आए। और काफ़ी किताबें मेरे ख्याल उनकी इसीलिए चलती हैं कि हर कोई कहता है कि मुझे समझ तो नहीं आ रही पर मैंने खरीद ली है ना, तो लोग समझे कि मुझे समझ आ रही है। तो ये मेरा व्यू है, लेकिन तो उसने पढ़ी नहीं होगी, और ऐसे लोग पढ़ते भी नहीं हैं। ये सिर्फ देखिए, ऊपर वाले की अगर कोई शक्ति है तो ऊपर वाला तो अपनी रक्षा अपने आप कर सकता है ना। तो ये एक बात है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा, जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगले जो कुछ सवाल हैं वो फीफा से जुड़े हुए हैं, AIFF से जुड़े हुए। रजनीश मेहता जो कि हमारे मेंबर हैं वो पूछ रहे हैं, इनका प्रश्न है कि आप फीफा द्वारा AIFF पर प्रतिबंध लगाने के कारणों को सरल रूप में अगर उन्हें बता पाए, और वो जानना चाहते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज़ की परेशानियाँ क्या हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं इनको सरकारें नहीं चलाती हैं। ना कोई दुनिया की सरकार चलाती है, ना संयुक्त राष्ट्र संघ चलाता है, और ना देशों की सरकारें चलाती हैं। दुनिया के जो खेल हैं ये प्राइवेटली
चुनी हुई बॉडीज चलाती है, और ये सब इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नीचे आते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड से ऑपरेट करती है, लॉज़ाइन से, और उनकी भी इलेक्शन होता है। तो ये सब ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त बॉडीज़ हैं। तो उनका ये कहना है कि हर देश में भी जो हमारा खेल है वो आपकी स्वायत्त बॉडी को चलाना चाहिए। जैसे आईसीसी है, आईसीसी प्राइवेट बॉडी है, तो वो कहते हैं हर देश में आपका क्रिकेट बोर्ड हो या जो भी आप उसे कहें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहें या आप क्रिकेट जो भी कहना चाहिए कहें, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसमें किसी का, सरकार का या किसी और का दखल नहीं होना चाहिए। और जब होता है तो उनसे फिर एक्शन आता है, क्योंकि अगर आप भारत की टीम जा रही है खेलने के लिए तो किसने चुना कि भारत की टीम है? जी, भारत की सरकार चुन सकती है। अगर सरकार चुनेगी, क्या यूपीएससी लगेगा टीम चुनने के लिए? तो एक सिस्टम है, तो एक एसोसिएशन होगा, वो आपके यहाँ टूर्नामेंट्स कंडक्ट करेगा। उन टूर्नामेंट्स में देखा जाएगा कौन से खिलाड़ी अच्छे हैं, फिर एक सिलेक्शन कमेटी होगी, वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगा, वो स्टेडियम्स को मेंटेन करेगा। तो वो जब कहीं पे किसी एसोसिएशन में ऐसे इंटरफेरेंस हो जाए तो उसका बहुत बुरा व्यू लेते हैं। जी। तो जब बीसीसीआई को भारत के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर किया और अपना सीओए लगा दिया, अब आप मुझे पूछेंगे कि फिर आईसीसी ने बीसीसीआई को तो नहीं खारिज किया, फुटबॉल को क्यों किया? क्योंकि सच्चाई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जिसका पैसा, जिसके पास मुद्रा, उसके पास कानून। तो आईसीसी में इतना दम नहीं है कि वो बीसीसीआई को बैन कर दे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो पैसा आता है वो ज़्यादातर भारत के क्रिकेट से आता है। तो भारत को निकाल दें तो आईसीसी दिवालिया हो जाएगी। जी। तो वो नहीं कर पाए, और बीसीसीआई के पास भी पैसा था। उन्होंने कहा जजों को भी आने दो, विनोद राय को भी आने दो, सारे जितने रिटायर्ड लोग आपने लगाने दो। उसको मैं कहता था उच्चतम न्यायालय सेवानिवृत्त जज रीएम्प्लॉयमेंट योजना, पुनर्रोजगार योजना। सबको खूब पैसे मिले, और बीसीसीआई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जो बाकी हमारे एसोसिएशन है ज़्यादातर, उनके पास पैसों की कमी है। फुटबॉल के पास तो इतनी कमी नहीं होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल की कुछ लीग होती हैं, लेकिन बाकी सब खेलों में हमारे लोग देखने जाते नहीं, हमारे लोग टीवी पर नहीं देखते। जैसे कबड्डी है, अब कबड्डी ने अपने पैसे शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कबड्डी लीग्स बहुत चल रही है, पर ज़्यादातर खेलों की नहीं होती है, और वो सरकार से पैसे भी उनको मिलते हैं, ग्रांट्स मिलती हैं। आफ्टर ऑल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का इतना बड़ा फंड है, सबको चाहिए कि मेडल्स आए। लेकिन फिर भी जो एसोसिएशन होता है, जो खेल को चलाता है, वो प्राइवेटली इलेक्टेड होता है। इस केस में कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट के पास लोग गए केस लेके, उन्होंने कहा जी कि जो फुटबॉल एसोसिएशन है इसको प्रफुल्ल पटेल चलाए जा रहे हैं, और हमारा जो स्पोर्ट्स कोड है उसमें 3 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकती। उनकी 3 टर्म हो चुकी है, अभी भी वो कायम है, वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है। अब कोर्ट ने कह दिया ठीक है, ये क्या बात है, यहाँ के सबसे बड़े दादा तो हम ही हैं, तो सब बाहर निकलो, प्रफुल्ल पटेल वगैरह, ठीक है, निकाल दिया। पर ये नहीं कहा कि इसका फटाफट इलेक्शन कराओ, कहा इलेक्शन इसका कराओ, और उसके लिए हम एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बना रहे हैं। जैसे किसी को आदत पड़ जाती है ना किसी चीज़ की, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की आदत पड़ गई है। मैं कह रहा हूँ बहुत बदकिस्मती से कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन को टेक ओवर कर लो, 3-4 रिटायर्ड लोग वहाँ पे लगा दो, चलेगी उनकी दुकान काफ़ी दिन, और पैसे कहने कैसे आते रहेंगे उनकी तनख्वाह। और क्रिकेट के पास तो पैसे देने को हैं। इस केस में उन्होंने कहा कि अब जो भी देगा, 3-3 लाख रुपए सबके उन्होंने सैलरी लगा दी हर महीने की। तो जिसके पास 3 लाख महीने की मिल रहे हैं, और रिटायर्ड आदमी छोड़ता कहाँ आसानी से, उनको कहा जल्दी से चुनाव कराओ। चुनाव कराने के लिए जो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं SY कुरैशी, उनको लगा दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी उनको लगा दिया। अब एक एसोसिएशन के चुनाव को कराने के लिए आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, तो जैसे कि आप एक, अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, अब इस कमेटी ने क्या किया कि फटाफट चुनाव कराने के बजाय उन्होंने एक और कमेटी बना दी 12 सदस्यों की, और कहा ये चलाएगी फुटबॉल फेडरेशन। तो पहले जाके ये कह पाते कि अरे भैया हम तो सिर्फ चुनाव कराने आए हैं, कोर्ट ने लगाया, फटाफट लगाते हैं, ये हमारा नवंबर में जो टूर्नामेंट होना है अंडर 17 लड़कियों का, उसके पहले हम करके नई कमेटी को दे देंगे चुनी हुई। उन्होंने नई कमेटी वैसे बना दी। तो दूसरे वाले भी जो है वो भी कोई धर्म कर्म करने नहीं आए, जिनको आपने निकाला है। उन्होंने बताया फीफा को जाके कि देखो जी उन्होंने तो ये काम कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो फीफा ने कहा आपका तो एसोसिएशन लेजिटिमेट ही नहीं है।
तो आपके यहाँ से हम टूर्नामेंट विड्रॉ कर रहे हैं, भारत के लिए बहुत शर्म की बात है और भारत के लिए बहुत नुकसान है। भारत फुटबॉल में बहुत पीछे है, इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं फिर भी भारत फुटबॉल में आगे नहीं बढ़ पाया। जी। काफ़ी दिनों के बाद करीब 3 साल पहले भारत टॉप 100 में आया था, वही बहुत बड़ी बात हो गई थी कि भारत टॉप 100 में आया। फिर भारत का जो एसोसिएशन था उसकी थोड़ी धाक बनी, उन्होंने अपने 2-1 लीग यहाँ शुरू की, वहाँ कुछ बाहर से खिलाड़ी आने शुरू हुए, आपने देखा होगा कई नए क्लब भी आ गए, वहाँ कुछ पैसा भी आया। फिर उन्होंने अपनी जो थोड़ी बहुत धाक थी उसको इस्तेमाल करके भारत में पहला फीफा का टूर्नामेंट कराया, वो था अंडर 17 बॉयज़ वर्ल्ड कप। तो 17 साल से छोटे लड़कों का वर्ल्ड कप कराया। उसमें भारत खेला, वैसे तो कभी क्वालिफाई करता नहीं, लेकिन क्योंकि भारत मेज़बान था, होस्ट था, इसलिए भारत को एंट्री मिली, होस्ट को मिलती है। उसमें भारत ने एक मैच में गोल भी कर दिया। वो सारे फुटबॉल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने फीफा के एक टूर्नामेंट में गोल किया। अब वही मौका लड़कियों को मिलने वाला था इस साल, अब वो हाथ से गया। आपकी लड़कियां खेलने के लिए एक और टूर्नामेंट में गई हैं ताशकंद में, उनको निकाल दिया वहाँ से कि आपका तो एसोसिएशन ही नहीं है जी, तो आपको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। और यही हाल भगवान ना करे हॉकी का भी हो सकता है, क्योंकि हॉकी को भी कोर्ट ने ऐसे टेक ओवर किया हुआ है। फिर जो FIH है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये अभी नहीं उसने ऐसे किया है क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत को डिस्क्वालीफाई कर दें हॉकी से तो हॉकी देखने लोग आते कहाँ हैं दुनिया में। जो देश इस समय हॉकी में इतने तेज़ है, बेल्जियम है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया तो एक खेलों के लिए वहाँ जुनून है, न्यूजीलैंड है, ये इस समय दुनिया में स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, साउथ अफ्रीका जी। यहाँ पे ये तो क्लब गेम है, यहाँ पे लोग वीकेंड में जाके शनिवार इतवार को हॉकी खेलते हैं। तो फिर अगर हॉकी के साथ भी ऐसे हो गया, कोई चाहता नहीं, बल्कि अब देखिए जब भारत की हॉकी बिल्कुल डूब गई, भारत और पाकिस्तान की, तो जो FIH है, वो फ्रेंच में कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसने फंड्स दिए भारत को भी पाकिस्तान को भी, इसलिए कि आप कोचेज लाइए, आप अपनी हॉकी को ऊपर कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि हॉकी देखने का जो जुनून है वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही है जी। उसके बिना दुनिया की हॉकी डूब जाएगी। इस समय अगर दुनिया की हॉकी देखें तो उसकी जो ट्रेजेडी है वो ये है कि पाकिस्तान की हॉकी बड़ी बर्बाद हो गई है दुनिया में 11-12, तो वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी है दुनिया की हॉकी के लिए जितना वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट का डिक्लाइन होना क्रिकेट के लिए है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल एसोसिएशन होते हैं, जैसे ICC है, वो बहुत कोशिश कर रही है कि वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट को उबारा जाए। ऐसे ही FIH बहुत कोशिश करती है कि हॉकी को पाकिस्तान में उबारा जाए, भारत में उबारा जाए। भारत में वो उबर गई जब भारत में विदेशी कोच भी आने शुरू हुए, जैसे रिक चार्ल्सवर्थ आए थे पहले, जो ऑस्ट्रेलिया के पहले कैप्टन थे और वो बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड आदमी थे। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के हॉकी कैप्टन थे जी। वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कैप्टन थे उनकी शेफील्ड शील्ड में। अच्छा। और उसके साथ साथ वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी थे, तो और बड़े ज़बरदस्त कोच थे। तो हम IHF के पास तो पैसा नहीं था, वो FIH के पैसे से आए। तो लेकिन FIH भी किसी समय कहेगा कि आपका हॉकी चला कौन रहा है, फिर वहाँ पे वही कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठी हुई है रिटायरीज की, और यही अब किया जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और अभी तक इसमें राजनीति आई जब फुटबॉल आई, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल है, किसी को प्रफुल्ल पटेल पसंद नहीं है। जैसे लोग कहते हैं प्रफुल्ल पटेल यूजुअल सस्पेक्ट, उसने ज़रूर गड़बड़ करी होगी, है ना। लेकिन सवाल तो इस, और वहाँ पे सरकार को भी सूट करता था ये जो ये सुप्रीम कोर्ट करता रहे, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भारत सरकार ने भी कुछ खास बोला नहीं। अब उनको एकदम बेइज्जती हो गई क्योंकि वो टूर्नामेंट बाहर वापस हो गया जी। अब कोर्ट भी कह रही है सरकार से कि जाके वहाँ से बात करो। अब सरकार किससे बात करे? सरकार कोई स्विट्जरलैंड की सरकार से तो थोड़ा बात कर सकती है इसके अंदर। सरकार को तो फीफा से बात करनी पड़ेगी। फीफा तो किसी की भी नहीं सुनता है, वो तो दुनिया की एक सरकार है एक तरह से। लेकिन उसके साथ भारत सरकार अब घबरा गई जब ये हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पे। इसका मतलब है अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आप किसी कॉमनवेल्थ गेम में, किसी एशियन गेम में, किसी ओलंपिक गेम में, किसी इंटरनेशनल ओलंपिक स्पोर्ट में नहीं खेल सकते। तो इसलिए जो अपील की गई है अब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ, भारत सरकार ने वहाँ जाके कहा है, वहाँ भारत सरकार ने इस समय जाके दूसरा व्यू लिया है।
वो ये कहा है कि भाई ये मत कीजिए, इसको कोर्ट से टेक ओवर मत कीजिए, इससे भारत की छवि खराब होगी। जी। तो ये एक बहुत पेचीदा मामला है। वैसे कई बार मुझे लगता है जो हमारे कोर्ट है ना, वैसे अपूर्वा ज़्यादा जानती है, कोर्ट वोट कवर करती हैं, हमारे जजेस को लगता है कि पास टाइम बहुत फालतू है और टाइम बहुत फालतू है, और ये भी लगता है इतने करोड़ पेचीदा केस है, तो कौन कम वक्तों को उन केस को खोल के बैठेगा। तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो कुछ काम करते हैं जो इंडिया की स्पोर्ट्स को इम्प्रूव कर देते हैं। तो अच्छा ये है कि जजेस एक ऑर्डर दे दें कि हर गेम में इंडिया को गोल्ड मेडल मिलेगा ही मिलेगा, और जो जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ उसको, या कोई विदेशी टीम इंडिया को हराए उसको कंटेम्प्ट में बुला लो। मतलब मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हास्यास्पद बात भी हो गई है भारत में कोर्ट्स की, खासकर की खेलों के साथ। क्योंकि एक बात है जो आजकल अंग्रेजी में मैं कहूँ तो लोग बोलेंगे बड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन हमारे हिंदी भाषी भाई बहन समझेंगे इसमें कि वो कहते हैं गरीब की जोरू सबकी भजाई, राइट। तो अब उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो वीक होता है सब उसका फ़ायदा उठाता है। तो ये स्पोर्ट्स के जो एसोसिएशन हैं ये वीक हैं, और ख़ास करके ज़्यादातर खेलों में हम हारते भी रहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि अरे भाई खिलाड़ियों का तो कोई कसूर नहीं है, जो चला रहे हैं उन्हीं का कसूर है, तो कोर्ट भी ठोक रहा है तो ठोकने दो उनको। तो हमारा कोई खेल आगे नहीं बढ़ पाता। खेल आगे तभी बढ़ पाता है जब खेल अपनी आर्थिक स्थिति को अपने आप संभालता है, जब खेल टीवी पे जाता है, जब खेल की स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, या उस खेल में आप इतना जीतते हैं कि आपके प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। ये सब काम एसोसिएशंस का होता है। जब सरकारें खेल चलाती हैं मेडल आ सकते हैं, जैसे कि रशिया में आए, लेकिन अब देखिए रशिया डिस्क्वालीफाइड है क्योंकि सरकार चलाती है, तो सब ने डोपिंग शुरू कर दी क्योंकि सरकार के टारगेट्स थे मेडल लाने के। अब रशिया इस समय ओलंपिक गेम्स से बैंड है। अभी भी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए रशिया उसमें नहीं जा पाया क्योंकि उनके ऊपर कलेक्टिव बैन है। तो ये सब बातें समझने की हैं। स्पोर्ट्स में मेडल लाना ये बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड होती है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने देश में खेल चलाएं। तो अगर आप सोचते हैं कि सरकार चला सकती है तो सरकार से पहले बोलिए कि रेलगाड़ियाँ तो टाइम पे चला लें। अगला सवाल है सर हम्फ्री एप्पलबाय का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो आपके विचार जानना चाहते हैं युआन वांग 5 घटना पर। वो पूछ रहे कि इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या भारत सहायता में कटौती करके श्रीलंका को सार्वजनिक रूप से दंडित करेगा, या भारत लॉन्ग टर्म सोचेगा और कुछ सटल कार्यवाही करेगा? देखिए श्रीलंका भी जो है ये सॉवरेन देश है, जिसे कहते हैं प्रभुसत्ता संपन्न देश है। वो उसका बंदरगाह है, वहाँ कोई भी आए। पहली बात तो ये है कि इससे असली फ़र्क तो कोई पड़ता नहीं, क्योंकि जिस जहाज़ ने जासूसी करनी है उसने बंदरगाह पे जाके नहीं करनी, वो तो 600 किलोमीटर दूर से करता है। इसीलिए उसके ऊपर इतने कुछ एंटेनाज वगैरह लगे हुए हैं। उसको ये कोई पुराने ज़माने की कोई ये क्या बोलते थे वो विजय जासूस वाली कहानी नहीं है। आजकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग होती है तो बहुत दूर से होती है, और वो सैटेलाइट्स को देख रहा है, आपके मिसाइल लॉन्चेस को देख रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो चीनी कर रहे हैं, ये जिसको हम सोशल मीडिया में ट्रोलिंग कहते हैं, ये ट्रोलिंग कर रहे हैं भारत की कि देखो बेटा हम तुम्हारे पास में आ गए, करके दिखाओ क्या करोगे। अब यहाँ चले गए, कल को एडन में आ जाएंगे, परसों जिबूती में आ जाएंगे, फिर बर्मा के किसी म्यांमार के किसी बंदरगाह पे आ जाएंगे। तो ये आपको परेशान कर रहे हैं, या कहते हैं आँख में उंगली डाल रहे हैं आपकी। तो उसको उसी तरीके से आपने संभालना है। हो सकता है कल को इंडिया बोले हमारा शिप भी जा रहा है अभी साउथ चाइना सी में से जी। और हो सकता है हम अमेरिकन शिप्स के साथ जा रहे हैं, जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पेट्रोल, ये दिखाने के लिए कि हम भी यहाँ से जा सकते हैं। तो ये इस तरह के खेल चलते हैं। अब श्रीलंका आप देखें कि श्रीलंका की इस समय इतनी हैसियत नहीं है कि चाहे कि या वो भारत से को परेशान करे या वो चीन से बदतमीजी करे, किसी से भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको दोनों से मदद मिल रही है। और जो हम्बनटोटा की बंदरगाह है वो तो सच्चाई है कि चीन की बंदरगाह है, क्योंकि चीन ने उधार दिया था तभी बंदरगाह बनी जी। वो उधार लंका नहीं चुका पाया तो 99 ईयर लीज पे, 99 साल की लीज पे चीन ने ले लिया। तो चीन को अगर लंका ने जब पहले बोला कि नहीं मत आओ, भारत का प्रेशर है, तो मुझे पता नहीं चीनियों ने क्या कहा होगा, लेकिन मैं चीनियों की जगह होता तो मैं क्या सोचता कि हमारी बिल्ली हम ही से में आऊँ, कि हमसे तो पैसे लिए, हमसे बंदरगाह बनवाया, अब बोल रहे हो मत आओ। तो बड़े पेचीदा मसले होते हैं
कि आप दूसरा देश जिसकी अपनी प्रभुसत्ता है, अपनी सॉवरेनिटी है, उसको आप आज्ञा नहीं दे सकते कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जी, अगला सवाल जो है वो तपेश मजुमदार का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या नितिन गडकरी पार्टी में अपना दबदबा खो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एमपी सीएम शिवराज चौहान के साथ उनके हालिया निष्कासन ने कई लोगों को काफी हैरान किया है। देखिए, उनको पार्टी से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड से निष्कासन किया, उसका जो है उसका तात्पर्य ये है कि उनका दबदबा कम किया जाए। लेकिन नितिन गडकरी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बहुत लोकप्रिय, मिलने जुलने वाले भी हैं सबसे। तो मैं नहीं समझता कि उनकी लोकप्रियता कम होगी। लोकप्रियता इससे शायद बढ़ेगी ही। लेकिन क्या वो चैलेंज कर रहे, चुनौती देने वाले हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को? ये तो नहीं लगता। तो क्योंकि वो चैलेंज देने की स्थिति में नहीं है, तो कुछ ऐसे लग रहा है कि उनको अभी से उनका वर्चस्व खत्म कर दिया जाए, ताकि आगे भी, क्योंकि वो उनकी उम्र भी इतनी नहीं है जी। उम्र में मोदी जी से तो काफी छोटे हैं, अमित शाह जी से थोड़े बड़े हैं। तो कहीं ये ना हो कि आगे के लिए एक चुनौती बन जाए, तो अभी से उनका कद घटाना शुरू कर दिया जाए। ये दोनों जो लोग निकाले गए हैं या ड्रॉप किए गए हैं, जो शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी, इन दोनों के पीछे मतलब यही है कि बीजेपी इस समय एक अलग तरह की टॉप लीडरशिप बना रही है, जहाँ पे सिर्फ दो का राज हो। अगला सवाल जो आदित्य देवस्कर का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि बिहार की घटनाओं के बाद 2024 में भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष के बारे में नए सिरे से चर्चा हो रही है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता ये आज की राजनीति में एक पुराना विचार है, पुराना आइडिया है। वो बोल रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता और भाजपा की चुनावी मशीन को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्ष को नए आइडियाज के साथ आने की जरूरत है? बिल्कुल बात ठीक है, ये बहुत पुराना घिसा पिटा आइडिया है जी। और दूसरी बात ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, जो गठबंधन है, एक एक राज्य में हो सकते हैं, वो भी कुछ स्थिति में हो सकते हैं। अब आप देखें कि यूपी में जो गठबंधन बना एसपी बीएसपी का, उनके दोनों के वोट अगर मिला लिए जाते हैं, उनके कास्ट बेस जो है मुस्लिम माइनॉरिटी प्लस कास्ट, फिर तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था। लेकिन उनके हाथ चवन्नी भी नहीं लगी। चवन्नी क्या एक आना मुश्किल से आया है ना, 80 में से कि उनके 10-12 कुछ ऐसी सीटें हैं। तो राजनीति में 2 और 2 4 हमेशा नहीं होते। तो ये कहना कि उसके 2 वोट हैं, मेरे 2 वोट हैं, इसके 2 वोट हैं, 2 2 4 और 6 हो गए, दूसरे के 4 में जीत गया, ऐसे नहीं आते। क्योंकि वोटर भी मूव करता है, वोटर का फुटवर्क अच्छा होता है आजकल। तो वो फ्रंट फुट, बैक फुट, कभी साइड पे होता है, कभी ऑफ साइड पे खेलता है, कभी लेग साइड, ऑफ साइड, मैं गलत इशारा कर रहा हूँ, कभी ऑफ साइड को खेलता है, कभी लेग साइड को खेलता है। कोई पकड़ लेगा मुझे ऐसे बोलूँगा तो ये सोचना कि एक देश भर में गठबंधन हो जाएगा, ये मोगेरी लाल के हसीन सपने हैं और ये कभी काम नहीं किया। ये सन 67 में इंदिरा गांधी के खिलाफ काफ़ी पार्टियां मिली थी, संयुक्त विधायक दल वगैरह बने थे, कुछ राज्यों में चला, बाकी में नहीं चला। ये 1971 के चुनाव में सारे विपक्षी दल मिल गए थे। तब इंदिरा जी ने नारा दिया, वो कहते हैं इंदिरा जी हटाओ, इंदिरा जी कहती हैं गरीबी हटाओ, आप फैसला कीजिए। लोगों ने तो उन्हीं को वोट दिए। ऐसे ही जब जनता पार्टी बनी, वो सब इकट्ठे होकर एक पार्टी बना ली उन्होंने कि अब तुम्हारे सारे वोट इकट्ठे हैं। 2 साल उनकी दुकान नहीं चली, तो फिर चुनाव हुआ तो फिर हार गए, कांग्रेस पार्टी फिर वापस आ गई। और ये हम बार बार ये तमाशा देख चुके हैं। तो ये कहानी कि हम देश भर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अलग अलग पार्टियां अपने वोट मिला लेंगे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तो वो भानुमति का कुनबा ही बनता है, फिर वो कुछ और नहीं बनता। तो ये सारे वोट जुड़ते नहीं है। लेकिन आप देखें कहीं कहीं गठबंधन हो सकते हैं, जैसे बिहार में गठबंधन है, ये मजबूत गठबंधन है क्योंकि इसमें कुछ वोट ऐसे हैं जो ज़्यादा शिफ्ट नहीं होते। ऐसे ही अगर आप देखें तमिलनाडु में जो कांग्रेस और डीएमके, कांग्रेस या एक द्रविड़ पार्टी का गठबंधन था, वो मजबूत था। लेकिन तब कांग्रेस वहाँ पे 8-10% वोट लेके आती थी। अब कांग्रेस कर सकती है कि नहीं, पता नहीं, देखने की बात है। तो ये हर जगह गठबंधन नहीं होता, लेकिन केरला में ये काम करता है जी। इसलिए मैंने कहा राज्य में करता है। केरला में एक एलडीएफ है जो अब सत्ता में है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एक यूडीएफ है। तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को सीपीएम उसका इंजन है, जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका कांग्रेस इंजन है। तो उसके साथ फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
और क्रिश्चियन पार्टीज, ये सब लोग हैं, और दूसरी तरफ वामपंथी पार्टियां सारी हैं। तो ये लोकल गठबंधन आजकल चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को ऐसे वोट जोड़ के इकट्ठे कर पाना, और वो भी खास करके जब एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, ये असंभव है। मतलब असंभव बात जो हम राजनीति के बारे में लिखते बोलते हैं, बहुत ध्यान से बोलते हैं कभी, क्योंकि जो असंभव बोलता है वो गलत सिद्ध हो जाता है बाद में। लेकिन इस समय कि आप सिर्फ जोड़ तोड़ के आपको एक नेता लाना पड़ेगा उनको फेस करने के लिए, और एक आइडिया लाना पड़ेगा जो या तो बिल्कुल नया आइडिया हो, जो लोगों को ज्यादा अपील करे उनसे, और या चाहे उनके जैसा ही आइडिया हो लेकिन आप ज्यादा कन्विंसिंग लगे। आप बोले, वो कहते तो हैं कि देश को मैं वहां ले जाऊंगा, ये करूंगा, पर उनसे नहीं हो पाएगा, देखो मैं कर पाऊंगा, और वो लोगों को कन्विंस करे। उसके बिना ये जोड़ तोड़ करके नहीं होगा। अगला जो सवाल है वो आ रहा है अमित चाटेका, जो पूछ रहे हैं कि भारत सरकार को अमेरिका के पेंटागन में सीधा एक्सेस मिला, भारत की चीन से सुरक्षा के लिए कितना महत्व रखता है? देखिए, ये सब सिंबॉलिक बातें होती है। अब हमारा जो डिफेंस अटैची है, ये बड़ी बात है, एक सिंबल है कि वो वहाँ पे बिना एस्कॉर्ट के, मैं भी पेंटागन में गया हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट में भी गया हूँ, वहाँ जाएं तो उनका हमारे यहाँ भी होता है। आप जाएं तो ख़ास करके अगर आप मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक पर्टिकुलर ख़ास विंग में जाएं जहाँ पे आला अफसर बैठते हैं, या आप MEA की ख़ास विंग में जाएं, आला अफसर बैठते हैं, तो आपको कोई एस्कॉर्ट करता है, आपको कोई लेके जाता है। हम तो पत्रकार ही हैं, लेकिन विदेशी जो राजदूत आते हैं, राजनयिक आते हैं, उनको भी कोई एस्कॉर्ट करता है। इस केस में ये कहना कि आपको हम अपना ही मानते हैं, अपने जैसा ही मानते हैं, आप जा सकते हैं, तो ये एक कहने की बात है। इसका मतलब नहीं कि वो वहाँ जाके वो बोलेंगे कि यार एक काम करते हैं, ये मैं तुम्हारा मिसाइल कंट्रोल रूम कहाँ है, ये अभी नज़र आया, ये दाऊद इब्राहिम वहाँ बैठा हुआ है, तो एक वहाँ चला देते हैं। ऐसे नहीं होता है। पर ये कहने के लिए बातें होती हैं, अच्छी होती है। इस बात का महत्व है कि उनके जो एयरफोर्स सेक्रेटरी है उसने कहा कि अब भारत आगे जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब ये कहा कि इसका मतलब भारत एक और मेजर डिफेंस एलाई बन रहा है, तो बात मैं बता रहा हूँ आपको मज़े की, कि इमरान खान ने भी बहुत बड़ा जलसा किया लाहौर में। उसके लिए एक एस्ट्रो टर्फ उखाड़ दी, कि हॉकी क्रिकेट के वर्ल्ड कप विनर ने, जो पाकिस्तान के हॉकी के वर्ल्ड कप और ओलंपिक विनर्स हैं, उनकी एस्ट्रो टर्फ उखाड़ दी। उसके बाद स्पीच दी। उस स्पीच में उसमें एक पार्ट दिखाया जयशंकर जी के एक भाषण का, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे अगर आप कह रहे हो कि हम तेल ना सस्ता खरीदें रूस से, तो बकवास है, हम अपने जो हित में बात है वही करेंगे। तो उन्होंने कहा, देखा ये होती है आज़ाद देश की विदेश नीति, हमारी तरह नहीं कि जो अमेरिकन करें। और उन्होंने ये कहा कि भारत तो अमेरिका का एलाई है ना, अमेरिका का पार्टनर है, डिफेंस एलाई है, और भारत ये कर रहा है, हम तो के अमेरिका के एलाई नहीं है। तो एकदम मैंने सोचा कि पहले मैं सोच रहा था इतनी इसने लोग इकट्ठे किए यहाँ पे, और क्या इतना अच्छा कम्युनिकेशन कर रहा है, भाषण दे रहा है, इसको इन द डिम कहना गलत है। लेकिन फिर जब उन्होंने ये कहा तो मुझे लगा शायद इनको ये भी नहीं पता कि भारत तो अभी एक रिश्तेदारी बन रही है अमेरिका से, लेकिन भारत फॉर्मली एलाई नहीं है अमेरिका का। लेकिन अगर आप नेटो की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ चेक कीजिए, वहाँ जो नेटो के मेंबर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी लिखी है MNNA, उसका मतलब होता है मेजर नॉन नेटो एलाइज, कि ये देश नेटो के सदस्य तो नहीं है, लेकिन हमारे मेजर एलाइज हैं नॉन नेटो, उनमें पाकिस्तान भी लिखा हुआ है। तो ये इंसान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रह चुका है, उसको ये नहीं पता कि उसका देश तो फॉर्मली मेजर नॉन नेटो एलाई है, भारत तो फॉर्मली अलायंस में है ही नहीं। तो फिर लगा मुझे कि शायद ठीक ही उसको इम द डिम कहते थे, इम द डिम ही है। आखिरी जो आज का सवाल नहीं है, ये एक सुझाव आ रहा है सिद्धार्थ से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान की कवरेज के लिए ज्योति और पूरी द प्रिंट की टीम को बधाई एवं धन्यवाद। और वो बोल रहे हैं कि शेखर जी, आपसे उनका एक अनुरोध है कि CTC और DK सिंह के वीडियो का हिंदी वर्जन भी अपलोड किया जाए नियमित रूप से। वो बोल रहे हैं कि हम में से कई लोगों के परिवारजन जो है इतना अंग्रेजी नहीं समझ पाते और इतने अच्छे कंटेंट से वंचित रह जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सिर आंखों पर, कोशिश मैं पूरी करूंगा। आपके आखिरी दिन में 24 घंटे होते हैं, बहुत काम करना होता है,
तो हिंदी के लिए अब हम कम से कम ये कर रहे हैं हेडलाइंस के पीछे, पर कोशिश करेंगे। और डीके को भी मैं पकड़ूंगा, और डीके तो आप मेरे से अच्छी हिंदी बोलेंगे, बिहार के हैं तो, और हो सकता है कि हम कुछ मिल के आपस में एक ऐसा शो भी करें हिंदी में पॉलिटिक्स के ऊपर। तो अपूर्वा हैं, नीलम पांडे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत हिंदी, सब हिंदी के ज्ञानी हैं यहाँ पे, और मेरे जैसे को तो अंग्रेजी में थोड़ा मसला होता है, हिंदी ठीक ठाक है। तो कभी कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। अभी देखिए हम भी बहुत अभी छोटे हैं, सिर्फ 5 साल के होने वाले हैं जी। और जब आप ये देख रहे होंगे इस रविवार को, तो हम पूरे 5 साल के हुए होंगे। 20 अगस्त को हमारे पूरे 5 साल होंगे। तो अभी तो हम अपने पाँव में चलना शुरू हुए हैं, नई नई चीज़ें काफ़ी करके दिखाएंगे, और उनमें जो आपका सुझाव है इसको भी बहुत संजीदगी से लिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगी कि आप चूँकि हमारे मेंबर भी हैं, तो आपके जितने भी सुझाव होते हैं, कमेंट्स होते हैं, उनको हम बहुत ही बारीकी से ध्यान से पढ़ते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो आप हमारे मेंबर भी ज़रूर बने। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। जैसे कि हमेशा आपको बोलती हूँ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सुझाव देते रहें, हमें बताते रहें आपको शो कैसा लग रहा है, हमें बताते रहें आप और क्या देखना चाहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि अभी हम 5 साल के हो रहे हैं इस शनिवार को, तो उसके आगे अब देखिए काफ़ी हम स्पेशल प्रोग्राम और स्पेशल चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो अपनी सालगिरह हम अकेले तो मना नहीं सकते, तो हमारे साथ अगर आप नहीं मनाएंगे तो हम उसको कैसे मनाएंगे। तो आइए हमारी सालगिरह हमारे साथ मनाइए और हमारे ये नए नए शोज़ प्रोग्राम देखिए, हमारे मेंबर बनिए, हमें सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल।